आजादी की वो रात भारत के इतिहास पर एक ऐसा कलंक छोड़कर गई जिसने उस खुशी के दिन को भी मातम में बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा। हम भारत के बंटवारे की बात कर रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा राज जो किताबों में दफन है कि कैसे भारत को बांटने के लिए जिन्ना और अंग्रेजी हुकूमत ने गेम प्लान किया, वो अभी बाकी है। भारत जो आजादी से पहले तक सिंधु से लेकर बंगाल तक फैला था, उसके एक ही रात में दो टुकड़े कर दिए गए। लाखों करोड़ों लोग उन जगहों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए जिन्हें वो अपना घर कहा करते थे। ये रात इसलिए भी इतनी भयानक थी क्योंकि इसी रात के बाद से करोड़ों लोगों की जिंदगियों पर सवाल उठने लगे। वो ये सोचने लगे कि आखिर उनका अपना कौन है। इस बंटवारे ने न केवल लोगों को बेघर किया बल्कि इस दौरान लाखों लोगों को अपनी जानें भी गंवानी पड़ी। लेकिन इतिहास के बारे में एक बात ये भी कही जाती है कि ये हमें पुरानी घटनाओं के बारे में जानकारी देकर बहुत कुछ सिखा देता है। आसान शब्दों में कहें तो इतिहास हमें आगे होने वाली किसी भी घटना को रोकने के लिए तैयार करता है। बंटवारा एक ऐसा शब्द है जो हमें एक कड़वी सीख देता है। इसलिए हमारे लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम बंटवारे के पीछे की वजहों को समझें। भारत में हुए इस बंटवारे से जुड़े कई सवाल आज भी हमारे मन में उठते हैं। जैसे, क्या भारत जैसे इतने बड़े देश का बंटवारा एक ही दिन में कर दिया गया था? भारत और पाकिस्तान के नेताओं का इस बंटवारे में क्या योगदान रहा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बंटवारे को टाला जा सकता था? ये सभी सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आपको शायद ही पता होगा या किसी ने शायद ही आपको दिया होगा। तो दोस्तों, इसीलिए आपके लिए लेकर आया है एक ऐसी ऐतिहासिक घटना की कहानी जो आपको भारत के बंटवारे के बारे में पूरी जानकारी देगी। इसकी चर्चा में आप ये महसूस कर पाएंगे कि आखिर उस वक्त लोग किन हालात से गुजर रहे थे और क्यों उन्हें अपने घरों को छोड़कर सैकड़ों किलोमीटर दूर एक अनजान जगह पर नई जिंदगी शुरू करने के लिए जाना पड़ा। इतना ही नहीं, भारत के बंटवारे की ये कहानी आपको इतिहास की कई जरूरी घटनाओं में झांकने का मौका भी देगी। बंगाल और मुस्लिम लीग। फरवरी 1947 को देश भर में आजादी के लिए उठ रही मांग ने और जोर पकड़ दिया क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत पहले भारत को आजाद करने का ऐलान तो कर चुकी थी लेकिन आजाद कर नहीं रही थी। इसके पीछे उसके अपने हित थे। भारतीय सेना में भी देश को आजाद कराने का जबरदस्त जोश भरा था। तब 35 करोड़ की पॉपुलेशन वाले इस देश में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी आंखों में आजादी की आग नहीं दिखाई दे रही थी। हर एक व्यक्ति सड़क पर था और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा था। 35 करोड़ भारतीयों के मुंह से केवल एक ही शब्द निकल रहा था और वो था आजादी। वहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन को ये बात अच्छी तरह से पता चल गई थी कि अब वो भारत पर और ज्यादा शासन नहीं कर पाएगा। ब्रिटेन अमेरिका और रूस की सहायता से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किसी तरह जीत गया था, लेकिन इस युद्ध में उसने भी बहुत तबाही झेली थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले ब्रिटेन दुनिया का सबसे अमीर देश हुआ करता था, जिसकी नौसेना यानी नेवी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर थी। मगर युद्ध के बाद ब्रिटेन दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर नहीं रहा था। इतना ही नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने भी एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज हुई थी उनसे भी ब्रिटेन को कुछ खास फायदा नहीं हुआ। इसके अलावा जर्मनी के एक हिस्से को संभालने की जिम्मेदारी ब्रिटेन पर आ गई थी। ऐसे में ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश रॉयल फैमिली ने ये फैसला लिया कि अब ब्रिटिशर्स के कब्जे वाली सभी कॉलोनीज को आजाद कर दिया जाए। उस वक्त ब्रिटेन के किंग जॉर्ज 6 ने अपने कजिन यानी चचेरे भाई लुई फ्रांसिस एल्बर्ट विक्टर निकोलस माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाया। इसके बाद फरवरी 1947 में माउंटबेटन भारत आए। माउंटबेटन को जून 1948 तक का समय दिया गया। उस एक साल के अंदर माउंटबेटन को भारत को आजाद करने का पूरा काम खत्म करना था। भारत पहुंचने के 2 दिन बाद
माउंटबेटन ने वॉइसराय बनने की शपथ ली। लेकिन माउंटबेटन को जल्द से जल्द ब्रिटेन वापस लौटना था, क्योंकि वहां उन्हें अपना नेवी कोर्स भी पूरा करना था। इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि भारत को आज़ादी जून 1948 में देने की बजाय अगस्त 1947 में दी जाएगी। मगर इस जल्दबाजी के पीछे एक वजह और भी थी। उस वक्त आज़ादी के साथ साथ भारत के बंटवारे की आवाजें भी उठने लगी थीं। दरअसल माउंटबेटन के वायसराय बनने की शपथ लेने के बाद दिल्ली, बॉम्बे और रावलपिंडी में बड़े बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए। इस स्थिति को देखते हुए माउंटबेटन ने ब्रिटेन में एक रिपोर्ट भेजी, जिसमें यह लिखा था कि भारत को आजाद करने के लिए 1 साल तक का इंतजार करना ठीक नहीं होगा। माउंटबेटन ने ब्रिटिश सरकार से यह भी कहा कि यह दंगे रोकने के लिए 1947 के खत्म होने से पहले भारत की कमान जल्द से जल्द एक व्यवस्थित तरीके से किसी मजबूत हाथों में सौंप देनी चाहिए। लेकिन पटवारी की कहानी इतनी छोटी नहीं है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि पटवारी की योजना पहले से नहीं बनी थी। ऐसा नहीं था कि लोगों के मन में शुरुआत से ही देश का बंटवारा करने की इच्छा थी। तो फिर आखिर कैसे लोगों के मन में देश के बंटवारे का ख्याल आया? इसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बंटवारे से पहले भारत में पॉलिटिकल कंडीशन यानी राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी। आज शायद बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ये जानते होंगे कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले एक बंटवारा ऐसा भी हुआ था जो ब्रिटिश सरकार ने भारत को तोड़ने के लिए किया था। वो और कोई नहीं बल्कि बंगाल का बंटवारा था। उस वक्त ब्रिटिश सरकार के इस कदम के खिलाफ पूरे भारत में जमकर विरोध हुआ था। दरअसल 1905 के वायसराय लॉर्ड कर्जन को भारत में हिंदू और मुस्लिम लोगों की यूनिटी यानी एकता से काफी परेशानी हो रही थी। वहीं 1857 की क्रांति में भी हिंदू और मुस्लिम क्रांतिकारियों ने साथ मिलकर अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी थी। लॉर्ड कर्जन को यही डर था कि अगर एक बार फिर से ये दोनों धर्मों के लोग एक साथ मिलकर लड़ने लगे तो ब्रिटिश सरकार के लिए भारत की आजादी को ज्यादा दिनों तक रोकना संभव नहीं होगा। उस वक्त ब्रिटिश सरकार कुछ ऐसा ढूंढ रही थी जिसकी मदद से वो हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच दूरियां बढ़ा सके। अपने इसी इरादे को पूरा करने के लिए 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया। इस बंटवारे में बंगाल का पश्चिमी हिस्सा हिंदुओं को मिला तो वहीं इसका पूर्वी हिस्सा मुस्लिमों के पास गया। ब्रिटिश सरकार के इस कदम से भारत के स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी काफी नाराज थे। उन्होंने अपनी नाराजगी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करके दिखाई। वहीं नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया रॉयल टाइटल वापस लौटा दिया। रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटेन के किंग जॉर्ज V ने नाइटहुड का टाइटल भी दिया था। नाइटहुड एक ऐसा टाइटल है जो ब्रिटिश सरकार उन पुरुषों को देती है जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के लिए कोई असाधारण काम किया हो। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल का बंटवारा होते देख इतना भावुक हुए कि उन्होंने इस पर एक गीत लिखा जिसका नाम है आमार सोनार बांग्ला। आज ये गाना बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी है। बंगाल का लगभग हर हिस्सा इस बंटवारे के खिलाफ था, मगर ब्रिटिश सरकार के लिए तो बंगाल का बंटवारा हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच तकरार पैदा करने की एक साजिश थी। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान दोनों को ऐसा लगने लगे कि वो एक दूसरे से अलग हैं। ऐसा करने से दोनों धर्मों के लिए भारत की आजादी से भी जरूरी उनका धर्म हो जाएगा और वो आजादी के ख्याल को भूल जाएंगे। कहते हैं कि ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालकर राज करने की आइडियोलॉजी पर चलते थे। भारत के साथ भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। ब्रिटिशर्स ने बंगाल के बंटवारे के साथ हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच फूट डालना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे इस बंटवारे के खिलाफ केवल बंगाल में ही नहीं बल्कि मुंबई, पुणे और पंजाब तक में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए। उस वक्त लॉर्ड कर्जन को ऐसा लगा था कि कांग्रेस के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो लोगों को बंगाल के बंटवारे के खिलाफ सड़कों पर ला पाएगी, लेकिन वो बिल्कुल गलत सोच रहा था। लोगों ने कांग्रेस पर पूरा भरोसा दिखाया और खुलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाने लगे। इस वक्त लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था, जिसकी वजह से केवल 6 साल के अंदर यानी 1911 में लॉर्ड कर्जन ने
बंगाल का बंटवारा करने का फैसला वापस ले लिया। इससे बंगाल को बांटने का अंग्रेजों का इरादा तो नाकाम हो गया, लेकिन यही वो घटना थी जिसने हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत की शुरुआत की थी। बंगाल का बंटवारा रद्द होने से मुसलमानों के मन में अलग अलग तरह के डर पैदा होने लगे। उनको ये डर लगने लगा कि अगर भारत में हिंदू लोगों की मेजॉरिटी रही तो सरकार जितने भी कानून लाएगी वो हिंदुओं को ध्यान में रखकर ही बनेंगे। इस वजह से मुसलमानों को भी उन कानूनों को मानना पड़ेगा जो उनसे ज्यादा हिंदुओं के पक्ष में होंगे। इसी डर के चलते मुसलमानों के ताकतवर लीडर्स ने 1906 में नए वाइसरॉय बने लॉर्ड मिंटो से मुसलमानों के लिए एक अलग इलेक्टोरेट की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने मुसलमानों की पॉपुलेशन के आधार पर उन्हें बराबर अधिकार देने की भी मांग की। अब पहले जरा आप ये जान लीजिए कि इलेक्टोरेट क्या होता है और बंगाल के मुसलमान इसकी मांग क्यों कर रहे थे। जब एक ही चुनावी क्षेत्र से दो अलग अलग कम्युनिटी के संबंध रखने वाले लोग चुनाव लड़ने के लिए खड़े होते हैं तो उसे इलेक्टोरेट कहा जाता है। इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए अगर उस वक्त मुसलमानों को एक अलग इलेक्टोरेट दे दिया गया होता तो ऐसी स्थिति में एक ही चुनाव क्षेत्र से दो कैंडिडेट्स चुनाव लड़ने के लिए खड़े होते। तब उन दोनों कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट ऐसा होता जिसको सब लोग वोट दे सकते थे, वहीं दूसरा कैंडिडेट ऐसा होता जिसको केवल मुसलमान ही वोट देते। बंगाल के मुस्लिम एक अलग इलेक्टोरेट बनाने की मांग इसलिए कर रहे थे ताकि देश में मेजॉरिटी लोगों का प्रभाव न रहे और जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन थी उन्हें भी कानूनी कार्यवाही में हिस्सा लेने का मौका मिले। इसीलिए बंगाल के मुसलमानों ने अपने लिए एक अलग इलेक्टोरेट बनाने की मांग की और धीरे धीरे इन्हीं लोगों ने मिलकर एक पार्टी बनाई जिसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी ढाका में बनाई गई और इस पार्टी के बनने के साथ ही भारत को बांटने की तैयारियां भी शुरू हो गई। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर उस वक्त के मुसलमानों ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी क्यों बनाई? क्या केवल बंगाल का बंटवारा ही एकमात्र ऐसी घटना थी जिसने उन्हें बढ़ावा दिया या फिर इसके पीछे कोई और भी कारण था? दरअसल उस वक्त भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कई बार धार्मिक दंगे हुए थे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उन दंगों का कोई राजनीतिक चेहरा नहीं था। अगर कोई दंगा होता भी था तो वो कुछ ग्रुप्स के बीच होकर खत्म हो जाता था। आसान शब्दों में कहें तो ये दंगे बहुत छोटे पैमाने पर होते थे, जिनकी वजह से इसकी खबर कांग्रेस तक नहीं पहुंच पाती थी। इसलिए कांग्रेस पार्टी भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी कि देश में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कैसे संबंध है। लेकिन धीरे धीरे मुसलमानों को ये लगने लगा कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं की पार्टी है, जिसकी वजह से ये शायद मुसलमानों के अधिकारों की बात नहीं करेगी। इसी वजह से धीरे धीरे मुसलमान एक ग्रुप और एक अलग देश की मांग करने लगे जो उन्हें बंगाल के बंटवारे के रूप में मिलता दिखाई दे रहा था। मगर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बंगाल के बंटवारे के समर्थन में होने के बावजूद भी वो बंटवारे को रद्द होने से रोक नहीं पाई। इसका कारण ये था कि उस वक्त बंगाल के बंटवारे के खिलाफ भारत की ज्यादातर पॉपुलेशन विरोध कर रही थी, वहीं इसके समर्थन में बहुत कम लोग ही थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को पार्टी में ये कहकर शामिल किया कि कांग्रेस पार्टी कभी भी मुसलमानों के अधिकारों की बात नहीं करेगी। उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में होने वाले धार्मिक दंगों का उदाहरण देकर मुसलमानों को अपनी पार्टी में आने के लिए कहा और यहीं से शुरुआत हुई भारत में धर्म की राजनीति की। मुस्लिम लीग पार्टी ने मुसलमानों को अपनी तरफ करने के लिए जो उदाहरण दिए थे उनमें आर्य समाज का उदाहरण भी शामिल था। उस वक्त आर्य समाज ने काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट यानी कि गायों की रक्षा के लिए एक मूवमेंट की शुरुआत की थी। इस मूवमेंट की शुरुआत गायों की हत्या पर रोक लगाने के लिए की गई थी। साथ ही साथ आर्य समाज ने मुसलमानों के लिए रिकन्वर्जन यानी धर्म परिवर्तन इवेंट भी रखा था। इस इवेंट में मुसलमानों को हिंदू बनाया जा रहा था। इसके अलावा कांग्रेस के अंदर बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं का स्थान काफी ऊपर पहुंच चुका था और कांग्रेस का चिन्ह यानी सिंबल भी काली माता से जुड़ा हुआ करता था। इसके साथ ही उस वक्त का सबसे पॉपुलर नारा
वंदे मातरम भी मुसलमानों को पसंद नहीं था, क्योंकि इस नारे को उस वक्त की फेमस किताब आनंद मठ से लिया गया था और आनंद मठ में ये बताया गया था कि कैसे हिंदू मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए ढाका के नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह ने अपने शाहबाद की हवेली में मुस्लिम लीग की पहली मीटिंग रखी और उस मीटिंग में इस बात पर जोर दिया गया कि कैसे एक मुस्लिम मेजॉरिटी वाला देश मुसलमानों को पॉलिटिकल पावर देने में फायदा पहुंचाएगा। इसी मीटिंग के साथ भारत को 2 टुकड़ों में बांटने की योजना बनी। ढाका के नवाब को उस वक्त शायद ही ये पता होगा कि जिस ढाका की हवेली में बैठकर वो एक अलग देश बनाने की बातें कर रहे थे, वही हवेली आगे चलकर एक नए देश का हिस्सा बन जाएगी, जिसे बांग्लादेश कहा जाएगा। उस वक्त ढाका के नवाब को भी शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि बंगाल के लोगों के लिए धर्म से कई गुना ज्यादा उनका कल्चर और उनकी भाषा जरूरी है। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि जब बंगाल में मुस्लिम लीग बनाई जा रही थी तो बाकी जगहों पर क्या चल रहा था। कांग्रेस के मुसलमानों के इन मुद्दों को लेकर क्या विचार। बंगाल विभाजन के बाद भारत को तोड़ने की कोशिश में ब्रिटिशर्स बंगाल के बंटवारे को जारी रखने में सफल नहीं हो पाए थे। उनके समर्थन में मुस्लिम लीग के लोग जरूर खड़े थे, लेकिन भारत की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन इस बंटवारे के खिलाफ थी। इसीलिए मजबूर होकर 1911 में बंगाल के 2 हिस्से करने के फैसले को ब्रिटिश सरकार को वापस लेना पड़ा। मगर बंगाल के बंटवारे के बाद भारत को आजादी की एक नई दिशा मिली। लोग भी बंटवारे के दर्द को समझने लगे थे। उन्हें ये समझ आने लगा था कि कैसे ब्रिटिश सरकार उनके बीच फूट डालो और राज करो की राजनीति खेलकर भारत को बर्बाद कर रही है। वहीं मुस्लिम लीग बनने के बाद मुसलमानों को एक अलग कम्युनिटी की तरह पेश किया जाने लगा। उनके अधिकारों की मांग बाकी लोगों से अलग की जाने लगी। मुस्लिम लीग ज्यादातर कांग्रेस के खिलाफ बात किया करती थी, मगर 1911 के बाद ब्रिटिश अंपायर को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला था। वो झटका और कोई नहीं बल्कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। 28 जुलाई 1914 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑटोमन अंपायर और बुल्गारिया एक साथ मिलकर ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और बाकी के यूरोपियन देशों के खिलाफ लड़ रहे थे। उस वक्त भारत ब्रिटेन के कब्जे में था, इसलिए पूरा भारत ब्रिटेन की ही कॉलोनी में आता था। इसी वजह से भारतीय सैनिकों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की तरफ से लड़ाई लड़ी। बताया जाता है कि लगभग 10 लाख से भी ज्यादा भारतीय सैनिकों ने ब्रिटेन की तरफ से युद्ध में हिस्सा लिया। वहीं हजारों भारतीय सैनिकों ने इस युद्ध में अपनी जानें भी गंवाई। हालांकि भारत को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने से एक फायदा ये भी हुआ था, जो ये था कि युद्ध में भारतीय सैनिकों ने काफी जबरदस्त प्रदर्शन किया था। इस वजह से भारतीय सैनिकों और लोगों को ये भरोसा होने लगा था कि वो भी अपने देश को संभाल सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने भारत में नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की भावना को काफी हद तक जगा दिया था। 1857 की क्रांति के असफल होने के पीछे एक बड़ा कारण यही था कि लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना बहुत कम थी। आज आपको नेशनलिज्म काफी आम शब्द लगता होगा, लेकिन उस वक्त लोग इस शब्द के बारे में सोचते भी नहीं थे। उस वक्त लोग इस बात से भी बिल्कुल अनजान थे कि आखिर एक देश को कैसे चलाया जाता है। वो ये भी नहीं जानते थे कि डेमोक्रेसी क्या होती है और ये काम कैसे करती है। यही वजह थी कि 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों ने खुद सत्ता संभालने के बजाय बहादुर शाह जफर को राजा बना दिया था। इससे ये पता चलता है कि कैसे क्रांतिकारियों का मकसद केवल इतना ही था कि उनके ऊपर अंग्रेजों का राज नहीं होना चाहिए। उन्हें डेमोक्रेसी से कुछ खास मतलब नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक देश क्या होता है इसके बारे में उस वक्त के लोगों को जानकारी ही नहीं थी। लोग केवल अपने अपने राज्यों के बारे में जानते थे, मगर उससे बाहर की दुनिया के बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने इस बात को लोगों के दिमाग तक पहुंचा दिया कि कैसे अपने देश से लोग कितना प्यार करते हैं। जब लोगों ने देखा कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर और ब्रिटेन जैसे देश अपनी पहचान बनाने के लिए
इस युद्ध में लड़ रहे थे। तब भारत में भी नेशनलिज्म को काफी बढ़ावा मिला। भारतीय सैनिकों के दिलों में अपने देश के लिए प्यार बढ़ने लगा। यही वजह थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कई सारे भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का दूसरा फायदा ये था कि अब भारत को दुनिया भर में पहचान मिलने लगी थी। इससे पहले तक अंग्रेजों ने भारत को एक ऐसा देश बताया था जो अपने आप को संभालने के काबिल नहीं था। ब्रिटिश सरकार का कहना था कि भारत पर ब्रिटिशर्स को राज करना ही चाहिए, वरना ये देश खुद को संभाल नहीं पाएगा। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दुनिया ने भारतीय सैनिकों की हिम्मत और ताकत को देखा तो उन्हें इस बात पर यकीन हो गया कि भारतीय सैनिक अपने देश को अकेले भी संभाल सकते थे। वहीं इस युद्ध के बाद पूरी दुनिया भारत को एक नए नाम से जानने लगी, जो था ब्रिटिश इंडिया। अब तक भारत को सिर्फ एक गुलाम देश की तरह देखा जाता था, लेकिन अब गुलामी का ये दाग धीरे धीरे हटने लगा था। अब भारत को एक ऐसा देश माना जाने लगा था जिसमें ब्रिटेन की सरकार थी। इसके बाद अपने नए नाम ब्रिटिश इंडिया के साथ भारत को पहली बार 1920 के समर ओलंपिक्स में हिस्सा लेने का भी मौका मिला था। इसके साथ ही जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भविष्य में किसी भी युद्ध को रोकने के लिए लीग ऑफ नेशंस बनाई गई तो ब्रिटिश इंडिया भी उसका हिस्सा बनी थी। मगर अब यहाँ मुस्लिम लीग और भारत के मुसलमानों के लिए एक बड़ा मुद्दा सामने आ गया था। दरअसल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन, रूस और यूरोप साथ मिलकर ऑटोमन एम्पायर और जर्मनी जैसे देशों से लड़ रहे थे। यहाँ परेशानी की बात ये थी कि मक्का और मदीना, जो मुसलमानों के लिए सबसे जरूरी धर्म स्थल हैं, वो दोनों ही ऑटोमन एम्पायर के अंदर आते थे और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ऑटोमन के सुल्तान के पास थी। अब क्योंकि ब्रिटिशर्स और ऑटोमन एम्पायर एक दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे, तो इस बात की बहुत संभावना थी कि ब्रिटिशर्स शायद मक्का और मदीना पर भी हमला करते। इस वजह से भारत के मुसलमानों का ब्रिटिशर्स पर भरोसा काफी कम होने लगा था। 1911 में बंगाल के बंटवारे को खत्म करने के बाद मुसलमानों को ये लगने लगा था कि ब्रिटिशर्स उनके खिलाफ काम करने लगे थे। वहीं इससे पहले तक मुस्लिम लीग को ये लग रहा था कि वो ब्रिटिशर्स को मुसलमानों को फायदा पहुंचाने वाले फैसले लेने के लिए मना लेंगे, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी ऐसा हो नहीं पा रहा था। अंत में मुस्लिम लीग के पास केवल एक ही रास्ता बचा था और वो रास्ता ये था कि वो कांग्रेस से हाथ मिलाकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई में उनका साथ दें। यहीं से निकल कर आया 1916 का लखनऊ पैक्ट। दिसंबर 1916 वो समय था जब मुस्लिम लीग को ये समझ में आया कि ब्रिटिशर्स मुसलमानों का कोई विशेष फायदा नहीं कर सकते और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने में ही मुस्लिम लीग का फायदा है। इसी सोच के साथ दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी का एक ज्वाइंट सेशन लखनऊ में रखा गया था। यहाँ इन दोनों पार्टियों के बीच एक समझौता हुआ जिसमें इन दोनों पार्टियों ने इस बात पर सहमति जताई कि वो अपने अपने क्षेत्र की माइनॉरिटीज को इलेक्शन में रिप्रेजेंटेशन देंगे और बदले में मुस्लिम लीग भारत की आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का साथ देगी। ये पहली बार था जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक ही वजह के लिए लड़ने वाले थे। कांग्रेस की ओर से बाल गंगाधर तिलक थे, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना लखनऊ पैक्ट का हिस्सा थे। हालांकि जिन्ना उस वक्त कांग्रेस के नेता भी थे और उन्होंने शुरुआत में ये कोशिश भी की थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों साथ मिलकर भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े। जिन्ना की ये कोशिश पहली बार लखनऊ पैक्ट के चलते संभव हो रही थी। इसके बाद 1919 में ब्रिटिशर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 बनाया, जिसमें प्रोविंशियल सीटों की संख्या में काफी बढ़ोतरी की गई थी। इसका मतलब ये था कि अब भारत के नेताओं को और ज्यादा अधिकार मिलने वाले थे। ब्रिटिश वाइसराय के पास डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और इनकम टैक्स जैसे डिपार्टमेंट दिए गए थे। वहीं पब्लिक हेल्थ एजुकेशन के डिपार्टमेंट अब प्रोविंसेस को सौंप दिए गए थे। वहीं लोकल चुनावों में लखनऊ पैक्ट के अनुसार मुसलमानों को अलग इलेक्टोरेट दिया गया था, जिससे उनकी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में बढ़ाई जा सके। ये पहली बार था जब पार्लियामेंट में
किसी कम्युनिटी के लिए सीट रिजर्वेशन सिस्टम यानी आरक्षण का इस्तेमाल किया गया था। मुसलमानों के अलावा जमींदारों, कॉलेज ग्रेजुएट्स और नॉन ब्राह्मणों के लिए भी सीटें रिजर्व की गई थी। लेकिन जानकारों का मानना है कि यही वो चीज थी जिसने पाकिस्तान बनाने की योजना को और तेज कर दिया था। मुस्लिम लीग को धीरे धीरे ये बात समझ आने लगी थी कि अलग इलेक्टोरेट के जरिए उन्हें ज्यादा ताकत मिल रही थी। दूसरी ओर लखनऊ पैक्ट से भी विशेष तौर पर मुस्लिमों को ही फायदा पहुंच रहा था। वहीं हिंदुओं के लिए अब तक अलग इलेक्टोरेट की व्यवस्था नहीं की गई थी। ऐसे में भारत में जब बंटवारे की राजनीति तेजी से चल रही थी और मुस्लिम लीग मुसलमानों को अधिकार दिलाने में व्यस्त थी, उस वक्त एक ऐसा व्यक्ति सामने आया जिसने न केवल भारत के इतिहास को एक नई पहचान दी, बल्कि दुनिया को भी ये दिखाया कि शांति और अहिंसा कितना बड़ा हथियार हो सकता है। और उस महान व्यक्ति का नाम था महात्मा गांधी। दोस्तों, महात्मा गांधी के बारे में और जानने के लिए चलिए गांधी और खिलाफत आंदोलन। 1915 के बाद भारत की राजनीति में महात्मा गांधी ने कदम रखे। दरअसल 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर आए थे। उन्होंने ब्लैक लोगों को व्हाइट लोगों के बराबर अधिकार देने की लड़ाई लड़ी थी। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी ही एक ऐसे भारतीय थे जो दुनिया के सामने ब्रिटिशर्स की सच्चाई लेकर आए थे कि किस तरह ब्रिटिशर्स रेसिस्ट यानी जातिवादी तरीकों से ब्लैक लोगों पर अत्याचार करते थे। साउथ अफ्रीका में लड़ाई लड़ने के बाद 1915 में महात्मा गांधी वापस भारत लौट आए थे। भारत आने के बाद महात्मा गांधी पूरे देश की यात्रा करने चले गए। अपनी यात्रा के दौरान ही उन्हें भारत के हालात के बारे में पता चला, इसलिए वो अलग अलग जगहों पर गए और वहाँ अलग अलग लोगों और संगठनों से मिलने लगे। इसके बाद 1917 में चंपारण, जो कि आज बिहार में है, वहाँ के किसान नील की खेती की वजह से काफी परेशान थे, जिसके चलते उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था। उस वक्त महात्मा गांधी ने उन किसानों का साथ दिया और अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया। उनके इस आंदोलन को चंपारण मूवमेंट या चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। मगर हैरानी की बात तो यह है कि इस आंदोलन में उन्होंने किसी भी तरह की हिंसा नहीं की, बल्कि इस आंदोलन को उन्होंने बहुत शांति के साथ लड़ा। आखिर में ब्रिटिशर्स को उनके आगे झुकना पड़ा और किसानों की इस आंदोलन में जीत हुई। चंपारण मूवमेंट की सफलता के बाद अब बात करते हैं दूसरे आंदोलन की, जो 1918 में गुजरात के खेड़ा में शुरू हुआ था। गुजरात में मौजूद खेड़ा उस वक्त भारी अकाल से जूझ रहा था। इसकी वजह से वहाँ के लोग ब्रिटिश सरकार से टैक्स में छूट की मांग कर रहे थे। गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर यहाँ से एक आंदोलन शुरू किया, जिसे खेड़ा सत्याग्रह मूवमेंट कहा गया। यहाँ भी ब्रिटिश सरकार को महात्मा गांधी के आगे झुकना पड़ा। गांधी जब पूरे भारत की यात्रा पर थे, तब उन्हें एक बात समझ आ चुकी थी कि भारत को आजादी सिर्फ तभी मिल सकती है जब देश में मौजूद हर धर्म, हर जाति और हर वर्ग के लोग इसके लिए एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ें। 1919 के बाद गांधी जी ने इस लड़ाई को और ताकतवर बनाने के लिए मुसलमानों से मदद मांगी, लेकिन मुसलमानों पर मुस्लिम लीग का प्रभाव बहुत ज्यादा था। ऐसे में गांधी जी जैसे व्यक्ति, जो कि एक सच्चे हिंदू थे और सुबह शाम भजन कीर्तन करते थे, वो भला मुसलमानों को अपने साथ आने के लिए कैसे राजी कर पाते। इसलिए गांधी जी ने मुसलमानों को साथ लाने के लिए उन्हें याद दिलाया कि कैसे ब्रिटिश सरकार ने ऑटोमन एम्पायर को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हराया था, जिसके चलते आगे भी उनकी कई धार्मिक जगहों को खतरा पहुंच सकता था। उस वक्त ऑटोमन एम्पायर में खलीफा हुआ करता था। खलीफा एक टाइटल था जो मुसलमानों के लीडर या सुल्तान को दिया जाता था। ये खलीफा एक तरह से पूरी दुनिया के मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व यानी उन्हें रिप्रेजेंट करता था। दरअसल ब्रिटिशर्स ने उस वक्त के खलीफा के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया था। वहीं गांधी जी ने इसी बात का फायदा उठाते हुए मुसलमानों को अपनी तरफ कर लिया और इस आंदोलन का नाम खिलाफत मूवमेंट रखा। हालांकि 1922 के आते आते ये आंदोलन पूरी तरह से खत्म होने लग गया था। फिर 1924 में तुर्की ने खलीफा के पद को ही पूरी तरह से खत्म कर दिया। इसकी वजह ये थी कि वर्ल्ड वॉर के बाद तुर्की में
अब ज्यादा बेहतर डिप्लोमेटिक पोजीशन आ चुकी थी। इसके अलावा वहाँ के लोग भी अब धर्म के बजाय नेशनलिज्म पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। लेकिन खिलाफत मूवमेंट से भारतीय मुसलमानों का कांग्रेस के ऊपर भरोसा बढ़ गया था। भारत के मुसलमानों को अब महात्मा गांधी पर भी भरोसा होने लगा था। उन्हें इस बात पर यकीन होने लगा था कि गांधी जी मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम कर सकते थे। यही वजह थी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद, अब्दुल गफ्फार खान और शौकत अली जैसे बड़े मुस्लिम नेता आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी और कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे। मगर गांधी जी के समर्थन में बहुत कम मुसलमान ही सामने आए थे और अभी भी उनकी एक बड़ी पॉपुलेशन मुस्लिम लीग के समर्थन में खड़ी थी। वहीं लखनऊ पैक्ट अब धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की दूरियां एक बार फिर से बढ़ने लगी। मगर इन बढ़ती दूरियों के बीच टू नेशन थ्योरी सामने आने लगी थी। इसी के चलते मुस्लिम लीग के समर्थन में खड़े लोग धीरे धीरे देश भर के मुसलमानों को ये बताने लगे कि कल को अगर भारत को आजादी मिली तो यहाँ मुसलमानों के अधिकारों का हिंदुओं के अधिकारों के बाद ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ मुसलमानों के कल्चर को खत्म कर दिया जाएगा और उन्हें उनके धर्म को मानने की आजादी भी नहीं दी जाएगी। ये सभी बातें धीरे धीरे भारतीय मुसलमानों के बीच तेजी से फैलने लगी थी। उस वक्त कई सारे हिंदू संगठन ऐसे थे जो मुसलमानों का धर्म परिवर्तन कर उन्हें हिंदू बना रहे थे। जब मुस्लिम लीग के लीडर्स ने ये देखा तो उन्होंने इसे अपना हथियार बनाकर भारतीय मुसलमानों के मन में डर पैदा करना शुरू कर दिया। आने वाले कुछ सालों तक मुस्लिम लीग का ये प्रोपेगेंडा इसी तरह लगातार चलता रहा और 1933 में पहली बार लोगों के सामने पाकिस्तान का नाम आया। उस वक्त चौधरी रहमत अली, जो इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करके आए थे, उन्होंने कई सारे पर्चे रिलीज किए जिनमें पाकिस्तान मूवमेंट की बात की गई थी। इन पर्चों में ये बताया गया था कि पाकिस्तान का नक्शा कैसा होगा। रहमत अली ने जिस पाकिस्तान का नक्शा तैयार किया था उसमें उन्होंने पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान को शामिल किया था। हालांकि इन पर्चों पर राजनीति का ध्यान नहीं मिला, लेकिन इससे लोगों के मन में पाकिस्तान का विचार जरूर पड़ गया। भले ही राजनीतिक तौर पर इस पर कोई बात नहीं कर रहा था, मगर भारत के मुसलमानों के दिमाग में पाकिस्तान के होने की संभावना बैठ गई थी। ये संभावना तब और बढ़ गई जब 1935 में ब्रिटिश सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर आई, जिसके चलते भारत में वोटरों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई। इसके अलावा इस एक्ट ने पार्लियामेंट में सीटों की संख्या भी बढ़ा दी थी। इस नए एक्ट के आने के बाद पार्लियामेंट में ज्यादातर हिंदू लोग शामिल होने लगे, जिससे मुस्लिम लीग को ये लगने लगा कि शायद हिंदुस्तान में अब हिंदुओं का ही राज रहेगा। इसी के चलते वो ये सोचने लगे कि हिंदुओं के राज में मुसलमानों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। उस साल हुए इलेक्शन में कांग्रेस को लगभग 716 सीटें मिली थी। इसके मुकाबले मुस्लिम लीग को काफी कम सीटें हासिल हुई। हालांकि कांग्रेस ने कई बार ये बात कही थी कि उनकी पार्टी का धर्म से कोई मतलब नहीं है, इसलिए कांग्रेस ने मुस्लिम रिजर्व सीटों पर, जो कुल 482 थी, उनमें से केवल 58 सीटों पर ही इलेक्शन लड़कर केवल 26 पर जीत हासिल की। इस तरह कांग्रेस ने मुस्लिम सीटों पर अपनी नाकामी दिखाई। वहीं कांग्रेस की हारी हुई मुस्लिम सीटों पर अब मुस्लिम लीग के लीडर्स थे, जिस वजह से वहां पर कांग्रेस का दबदबा काफी कम हो गया। इसी बीच कांग्रेस के कुछ नेताओं ने गायों की रक्षा और हिंदी के इस्तेमाल पर जोर देना शुरू कर दिया था। इस वजह से मुस्लिम लीग को एक और मौका मिल गया था कि वो पाकिस्तान की बात करना शुरू कर दे। 1937 के बाद कांग्रेस मुस्लिम इलाकों में अलग इलेक्टोरेट होने की वजह से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाई थी। इसी वजह से उन सीटों पर कांग्रेस के नेताओं की पकड़ काफी कमजोर पड़ गई थी और मुस्लिम लीग के नेताओं की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। जहां एक तरफ कांग्रेस का एजेंडा लोगों तक अच्छी तरह से नहीं पहुंच पा रहा था, वहीं मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाने की मांग तेज होती जा रही थी। मुस्लिम लीग और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अगस्त 1942 में ब्रिटिशर्स को 1857 के बाद पहली बार अपने शासन पर एक बड़ा खतरा नजर आ रहा था। वो खतरा महात्मा गांधी जी के रूप में सामने आया था।
दरअसल गांधी जी ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करने का फैसला किया था। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में हुए इस मीटिंग में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया। उन्होंने अंग्रेजों को भारत छोड़ने की खुली चेतावनी भी दी थी। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर महात्मा गांधी के आने के बाद ही भारत के नेता इतना बड़ा कदम उठाने के लिए क्यों तैयार हुए, जबकि आजादी की मांग तो उनके भारत आने से भी पहले से ही चल रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि गांधी जी के आने से पहले भारत के नेता राजनीति के जरिए भारत के मुद्दों में दखल दे रहे थे। उनका मानना था कि राजनीति के जरिए ही वो भारत के लोगों का भला कर सकते थे। मगर 1939 दुनिया के लिए इतिहास का सबसे भयानक युद्ध लेकर आया, जिसका नाम था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तब उस वक्त के ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो ने इस खूनी लड़ाई में भारत को भी घसीट लिया था, और ऐसा करने के लिए उन्होंने किसी से भी सलाह नहीं ली थी। वहीं मुस्लिम लीग इस युद्ध को समर्थन दे रही थी, लेकिन कांग्रेस इसको लेकर काफी परेशान थी। इसके बाद सितंबर 1940 में कांग्रेस की मीटिंग में उन्होंने दुनिया में शुरू हुई इस खूनी लड़ाई में अंग्रेजों का साथ देने का फैसला किया। लेकिन जब उन्होंने अंग्रेजों से इसके बदले में आजादी की मांग की तो उन्हें निराशा हाथ लगी। कांग्रेस का कहना था कि ब्रिटेन जब खुद ऐसी ताकतों के खिलाफ लड़ रहा था जो दूसरे देशों पर कब्जा करना चाहती थी, तो सबसे पहले उसे खुद भारत को आजाद कर देना चाहिए, नहीं तो उसका लड़ना सिर्फ एक दिखावा होगा। अगर महात्मा गांधी की बात करें तो वो तो शुरुआत से ही इस बात के साथ थे कि भारतीय सैनिकों को इस लड़ाई में न घसीटा जाए। गांधी जी का ऐसा मानना इसलिए था क्योंकि वो किसी भी तरह की हिंसा को पसंद नहीं करते थे। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम लीग ने इस युद्ध में ब्रिटिशर्स का साथ देने की बात इसलिए कही थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ऐसा करने से वो ब्रिटिशर्स के साथ अच्छे संबंध बनाकर उनसे अपना फायदा निकलवा लें। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगला एपिसोड अथवा नई कहानी देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करें।